चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया जो है, इसे मेन वर्ब कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है फाइनाइट मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, जो मुख्य क्रिया का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो मुख्य रूप होता है, वो कभी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर नहीं आता है। कैसे? जैसे संस्कृत में हम कहते हैं गम धातु, ये कभी भी नहीं आता है वाक्य में क्रिया के रूप में। हिंदी में कहते हैं जाना, ये कभी भी मुख्य क्रिया की जगह पर नहीं आता है। और अंग्रेजी में होता है टू प्लस वर्ब का पहला रूप, टू प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का जो पहला रूप है, जैसे टू गो, टू राइट, टू स्लीप। अगर आपसे कोई पूछे कि जाना की अंग्रेजी क्या होती है, तो जाना की जो एग्जैक्ट अंग्रेजी है वो है टू गो। गो नहीं है, टू गो है। गलती से भी आप किसी भी क्रिया के बारे में अगर ना लगा के कोई पूछे, बताओ हंसना की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप लाफ कभी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे टू लाफ। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है टू गो। लेकिन ये कभी भी ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में, और ना ही संस्कृत में ये मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम इन्फिनिटिव। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ये एक प्रकार का नॉन फाइनाइट है, उसे कहते हैं। बताएंगे अभी आपको हम। फाइनाइट वर्ब जो है मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। इसे कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप, ये प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा रूप, ये प्रिंसिपल वर्ब का तीसरा रूप, ये प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप, और ये प्रिंसिपल वर्ब का 5वां रूप है। इसमें जो ये एस या ई एस, ये जो है ना, ये एस या ई एस या आई ई एस लगा रहता है प्रिंसिपल वर्ब के पहले रूप के आगे में प्लस में, तो ये रूप कहलाता है ये PV4। और ये हमेशा जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब वो किसके साथ आता है? ये आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक वचन। के साथ आता है, के साथ आता है, याद रखना है। अब ये थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में चर्चा की जाए या कुछ कही जाए। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है? आई हो सकता है, या वी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, या हम हो सकते हैं। सेकंड पर्सन कौन हो सकता है? यू हो सकता है। इसको छोड़ के आई वी यू, इस 3 को छोड़कर जो कुछ भी है सब थर्ड पर्सन है। और उसमें यह देखना है कि वह एक वचन है या वो बहुवचन है। ध्यान ये रहे कि इस रूप का जो वर्ब है, इसका प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन एक वचन के साथ ही होगा। PV2 PV1 का प्रयोग किसके साथ होगा? इसका होगा आई, वी, यू, उसके बाद प्लूरल नाउन्स, ठीक है, दे भी ले लीजिए इसमें, आई, वी, यू, दे। और जो बहुवचन नाउन है उसके साथ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नाउन नहीं है यहाँ पे, ही सी इट भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कि यहां जो मैंने बताया
PV4 के बारे में, तो ये PV4 किसके साथ आएगा? PV4 आएगा एक व्यक्ति या ही सी इट के लिए, ही सी या इट के लिए के साथ। इज इट क्लियर? हम सबसे पहले चर्चा इन्हीं दोनों वर्ब की करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं और उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो हम आएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसके बाद उस पर जो भी बनने वाले संभव वाक्य हैं वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में मिल जाएगा, और यहां से अगर आपको ये पता है तो वहां सेंटेंस करने में आपको बड़ी आसानी होगी। ये हो गया फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? इसे यूं याद रखिए, वाइफ ऑफ सब्जेक्ट, वाइफ ऑफ सब्जेक्ट, यानी जिसको सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार आना पड़ता है, यानी कि ये जो वर्ब है मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट से बंधा हुआ है। ठीक है, इसको सिंपली याद रखने के लिए मैंने कहा वाइफ ऑफ सब्जेक्ट, ताकि आपको याद रहे कि ये इधर उधर नहीं जा सकता। ये वर्ब ये तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, उसके पर्सन के हिसाब से, उसके नंबर सिंगुलर है प्लूरल उसके हिसाब से, या उसके टेंस के हिसाब से। तो अभी हम चर्चा करें, इससे पहले कि हम PV1 ये गो और गोज की चर्चा करें, उससे पहले हमको बताएं कि ये नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिसकी चर्चा हम उसके बाद करने वाले हैं। नॉन फाइनाइट होता है ये होता है जो इंडिपेंडेंट नॉट कमिटेड टू सब्जेक्ट, नॉट कमिटेड टू सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से कोई लेना देना नहीं, नॉट कमिटेड टू सब्जेक्ट। ठीक है, पहली बात, इसको सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ये कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब के स्थान पर कहीं नहीं आते हैं, मेन वर्ब के स्थान पर नहीं आ सकते, के स्थान पर नहीं आते, याद रखिएगा। ऐसा कैसे होता है ये हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आपको आ जाएगी, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फिर इसके आधार पर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपको सेंटेंस भी बहुत सारा कराएंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये दो बातें हमने सीखी। पहली चीज कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉट कमिटेड टू सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट पास्ट में है, कि सब्जेक्ट फ्यूचर में है, कोई लेना देना नहीं है उसको। दूसरी चीज, इसी वजह से शायद ये सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब के जगह पर नहीं आते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मेन वर्ब की जगह पे अगर नहीं आते हैं, ये है तो वर्ब ही, ठीक है, नॉन फाइनाइट है, इनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, फिर कहां आते हैं ये? तो तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव बनकर आते हैं, नाउन या एडजेक्टिव बनकर आते हैं। जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बनकर आते हैं। ये चूंकि पहले से आपको पता होगा, तो जब आपको हम इसका डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर में दोनों का दोनों एक्सप्लेन कर दूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आज हो सकता है, खास करके जो वर्ब का पहला रूप है और जो चौथा रूप है यानी SEIS या IS फॉर्म, उसको मैं एक्सप्लेन करूं। उसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि उसका टेंस क्या होता है, क्या क्या टेंस निर्माण करता है वो, और फिर उसका प्रयोग से कितने तरह के वाक्य जो है उस वर्ब से हिंदी में बोले जा सकते हैं
या लिखे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट, ये जो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं जिसे कहते हैं जैसे कि वॉकिंग, आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, और ये इसे कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है वर्ब का वॉक्ड या हर्ट या इंजर्ड, घायल। ये क्या है? घायल। ये क्या है? इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये मेन वर्ब का जो है PV3 है, ये PV5 है आईएनजी फॉर्म। लेकिन यहां पे ये जो वॉकिंग है सिर्फ ये आएगा कितने तरीके, दो चीज बन के, ये आएगा नाउन बन के या एडजेक्टिव बन के, दोनों तरीके से आता है। जब सेंटेंस करेंगे हम इसके बेस पे तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ना बोलने में गलती होगी ना लिखने में भी गलती से गलती होगी। पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है जो 2 प्लस PV1, 2 प्लस जैसे टू गो है ना, ये वर्ब का जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म है टू गो। इसे कहते हैं हम इन्फिनिटिव, इसे कहते हैं हम इन्फिनिटिव। और ये वाक्य में नाउन के स्थान पे आता है, नाउन का काम करता है, नाउन के स्थान पर आता है। अब एक एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आता है यहां पे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां देखिए कि वॉकिंग जो है ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब है यहां पे टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यायाम है। एडजेक्टिव क्या है? वह चलती हुई ट्रेन से कूद गया, ही जंप्ड ऑफ से दूर, आ रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। यहां पे एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन के ठीक पहले आया है। इसका मतलब होता है चलती हुई, चलती हुई ट्रेन से वह कूद गया। इज इट क्लियर? बाकी इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में करेंगे, इसके कहां कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, और फिर जब हम स्पीकिंग प्रैक्टिस में आएंगे तो इससे कितने तरह के वाक्य बनते हैं, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उतने ही वाक्य बनते हैं, उतने ही वाक्य जो है बोले जाते हैं, उतने ही वाक्य लिखे भी जाते हैं। इज इट क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव बन के आता है। ये कैसे? वह घायल था, ही वॉज इंजर्ड। इस इंजर्ड का मतलब हिंदी अर्थ है वह घायल था। पापा वॉज हर्ट या पापा इज हर्ट, पापा दुखी हैं। यहां हर्ट का मतलब क्या है? दुखी हैं, जो बहुत दिल पे चोट पड़ी है। ये हर्ट भी थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ये भी है। ये यहां पे एज कॉम्प्लीमेंट आए हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है। और 2 प्लस PV1 के तो काफी सारे यूज हैं। मोटे तौर पे ये समझिए 2 प्लस PV1 का मतलब है कि क्रिया प्लस नाउन। इज इट क्लियर? अब यहां पे जो PV1 या PV4 क्या है?
ये PV4 है, एस या ES या IS वर्ग का। ये क्लियर? इसका प्रयोग कहां होता है? पहला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये मेन वर्ब आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वैसे टाइम एंड टेंस का एक अलग से आएगा कि टाइम और टेंस क्या है, चूंकि ये क्लियर किसी ग्रामर में भी ऐसा नहीं है। हम एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम और टेंस क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि अंग्रेजी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस टेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो भूतकाल की बात को कहने के लिए भी हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर की बात को कहने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये जब आपका स्ट्रक्चर आगे हम जब स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराएंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ठीक है, तो जो कार्य पहली बार नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सिंपल आपको समझने के लिए, आपको अपने मेमोरी में रखने के लिए मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं कि जो कार्य पहली बार नहीं होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि आप खाते हैं तो पहली बार तो नहीं खाते हैं, पहले सीखते हैं आप खाना, बचपन से सिखाया जाता है आपको। आप साइकिल चलाते हैं तो पहली बार तो नहीं चलाते हैं, पहले आप सीखते हैं, इजंट इट? तो सिंपल याद रखिए कि जो कार्य पहली बार नहीं होता है किंतु बार बार होता है, होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये है कि इस PV1 या PV4 यानी कि एस या ES या IS फॉर्म के वर्ब का प्रयोग किन किन सिचुएशन में किया जाता है। हम हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत टेक्निकल भी है, दोनों ही चीजें हैं, और इस तरह से आपको कहीं किसी ग्रामर की किताब में शायद नहीं मिलेगा, इसलिए ये समझना यहाँ पे जरूरी है। पहली चीज है कि आदत को व्यक्त करने के लिए, आदत यानी हैबिट, आदत क्या है? आदत है कि कोई भी एक्शन जो हमारा ब्लड डिमांड करता है। जैसे कोई चेन स्मोकर है, उसने किसी को दूर में सिगरेट पीते देख लिया, उसका ब्लड कहने लगता है कि तुम भी पियो ना, तुम भी पियो ना, तुम भी पियो ना। किसी को शाम को 7 बजे अगर शराब पीने की आदत है और 7 बजे अगर उसने शराब नहीं पिया तो 7 बजते ही उसका ब्लड डिमांड करने लगा, तू पीता क्यों नहीं है, तू पीता क्यों नहीं है, तू पीता क्यों नहीं है। किसी को झूठ बोलने की आदत है, झूठ नहीं बोलेगा तो चैन नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत है, उसका ब्लड डिमांड करने लगता है। क्या झूठ क्यों नहीं बोल रहा था, झूठ क्यों नहीं बोल रहा था, वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाट वी कॉल हैबिट। तो हैबिट को व्यक्त करने के लिए, जैसे उसे चाय पीने की आदत है, उसे चाय पीने की आदत है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? he is used to taking tea या he is in the habit of taking tea। इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है कि यह आदत है, तो इसका क्या होगा? दूसरा क्या बोलेंगे इसको हम? कि वह चाय पीता है। क्यों चाय पीता है वो? क्योंकि उसे चाय पीने की आदत है। तो वह चाय पीता है, ठीक है, ये वह चाय पीता है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? He takes tea। He takes tea का मतलब है कि उसे चाय पीने की आदत है। He tells a lie का मतलब है कि उसे झूठ बोलने की आदत है।
ही ड्रिंक्स वाइन एट 7 PM, समझो कि उसे 7 बजे शाम में शराब पीने की आदत है। इज इट क्लियर? दूसरा होता है इसका प्रयोग कि जो नियमित क्रियाकलाप है, रेगुलर एक्टिविटी है, नियमित क्रियाकलाप। नियमित क्रियाकलाप क्या होता है? इसे कहते हैं हम रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी क्या होती है? कि आप रोज स्कूल जाते हैं या आप रोज कॉलेज जाते हैं, लेकिन एक दिन आपने बिना किसी वजह का जो है आपने छुट्टी कर दी। क्या होता है आपके साथ? आप परेशान रहते हैं पूरे दिन। लगता है अब ये क्लास चल रही हो गई, ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा, अब ये क्लास चल रही होगी, अब ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। आप गिल्टी महसूस करते हैं। ये आप नहीं जो गिल्टी महसूस करते हैं, वह एक्टिविटी जो आपका माइंड डिमांड करता है। इट इज योर माइंड व्हिच डिमांड्स। क्यों? कि उसको आदत है उस वक्त उस जगह पे जाकर के एक खास पर्टिकुलर एक्टिविटी करने का। जैसे आप मंगलवार आपकी माँ जाती है मंदिर हनुमान जी के, या शुक्रवार को कोई जुम्मा का नमाज अदा करता है और एक जुम्मा को नहीं जाए, या मम्मी एक मंगलवार को मंदिर नहीं जाए, तो मम्मी परेशान रहती है। ये मम्मी परेशान नहीं रहती है, दिमाग परेशान रहता है। क्यों? कि वो एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो एक रेगुलर बेस पे, वो एक पर्टिकुलर समय पे वो जो व्यक्ति करता है वो माइंड डिमांड करने लगता है। जैसे कि वह रोज मंदिर जाता है, वह जो रोज मंदिर जाता है या स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या ड्यूटी जाता है, ऑफिस जाता है, ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। इसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब के पहले रूप और वर्ब का एस या एस या आईएस रूप का ही हम प्रयोग करेंगे। दूसरा कोई रूप नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा। तीसरा है चिरंतन सत्य। चिरंतन सत्य क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो कोई भी एक्टिविटी तीनों ही कालों में होती है, यानी सूरज कल भी उगा था, आज भी उगा और कल भी उगेगा। इजंट इट? चिरंतन सत्य कहते हैं उसको। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। उसको व्यक्त करने के लिए जो है यूनिवर्सल ट्रूथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर घूमता है। The earth moves around the sun. ठीक है? The moon moves around the earth, वगैरह वगैरह। ये जितने भी, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सब हो गए चिरंतन सत्य। उसको व्यक्त करने के लिए हम वर्ब के पहले रूप और एस या आईएस फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और नरेशन जब बताएंगे उससे संबंधित सेंटेंस तब में देखेंगे कि वहां भी इसका टेंस नहीं बदलता है। चौथा है कि कोई भी जो थ्योरी है और प्रिंसिपल, कोई भी नियम या सिद्धांत, कोई भी नियम है या सिद्धांत है, उसको व्यक्त करने के लिए हम हमेशा वर्ब के पहले रूप या चौथे रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा सिद्धांत है कि मैं हर किसी की मदद करता हूं। इतनी बात कहने के लिए आपको सेंटेंस सीधी सी चीज कहनी है कि आई हेल्प वन एंड ऑल। आई हेल्प वन एंड
ऑल। ये क्या है? हमारा सिद्धांत, ये हमारा व्यक्तिगत नियम है। आई हेल्प वन एंड ऑल। भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। ठीक है, इज इट क्लियर? चौथा, पांचवा, यदि भविष्यत काल में पहले से तय कार्यक्रम हो, यदि भविष्यत काल में कि पहले से तय कार्यक्रम को व्यक्त करें। भविष्य काल के पहले से तय कार्यक्रम, पहले से तय कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए। कैसे? एग्जांपल देते हैं। वह आएगा, वह आएगा की अंग्रेजी होगी ही विल कम, ही विल कम। लेकिन जैसे ही हम लगा देंगे कि वह कल आएगा, तो वह कल आएगा मतलब क्या हो गया? पहले से तय है, वह कल आएगा, इसका मतलब पहले से तय है कार्यक्रम। तो यहां पे ये सेंटेंस नहीं आएगा ही विल कम टुमारो, ये गलत हो जाएगा। हम गलती से भी ही विल कम टुमारो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही कम्स टुमारो, ही कम्स टुमारो। पापा अगले महीने आ रहे हैं, पापा कम्स नेक्स्ट मंथ, या पापा इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, तो नहीं करेक्ट। लेकिन पापा विल कम नेक्स्ट मंथ गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही तय कार्यक्रम है, और पहले से तय कोई भी भविष्य का कार्यक्रम है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के पहले रूप या एस या ईएस या आईएस रूप के प्रयोग करते हैं। वैसे और भी हैं, जब हम सेंटेंस कराएंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस हो तो और भी तरह के जो छोटे मोटे हैं वो हम नहीं, लेकिन मोटी मोटे हम बता रहे हैं आपको। लास्ट ये है छठा, कि शर्त हो या परिणाम, शर्त प्लस परिणाम, परिणाम कौन से काल में? भविष्यत काल में, भविष्यत काल में। कैसे? तुम कहोगे तो मैं आऊंगा, यदि तुम कहोगे, कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहां यदि तुम कहोगे ये शर्त है, तो मैं आ जाऊंगा ये परिणाम है। ठीक है, तो जो शर्त है ये आएगा बाद में, ये क्या होगा? ये आएगा बी बाद में, ये आएगा पहले ए, यानी ए प्लस बी। ए क्या बी में क्या आएगा? इसमें आएगा वर्ब का पहला रूप या वर्ब का जो है ये क्या कहते हैं एस या ईएस या आईएस रूप। परिणाम में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ आएगा विल या शैल। इसके साथ मेन वर्ब का जो है हमेशा पहला रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी?
पहले कौन आ रहा है यहाँ पे? ए कौन है? परिणाम I shall come if you say. I shall come if you say. I shall come if you say. यदि तुम कहोगे तो मैं उसको 500 रुपये दे दूंगा. I shall give him 500 rupees if you say. अगर मम्मी आएगी तो पापा चले जाएंगे. पापा विल गो इफ मम्मी कम्स. इसके बारे में विस्तार में जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन में तो ये सब हम आपको क्लियर करेंगे. लेकिन पहले से अगर ये आपको पता रहेगा तो आपको समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, नहीं बोलने में और भी आसानी होगी. मुझे लगता है कि आपको ये, क्योंकि ये पार्ट 1 है मेन वर्ब का, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक जाते जाते आपको कंप्लीट फाइनाइट से लेकर नॉन फाइनाइट तक की कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगी. यानी कि आप कंपटीशन तक के लिए आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाकी इससे बनने वाले जो वाक्य हैं वो हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में जैसे करा रहे हैं हम कराते रहेंगे आपको, और आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे. अगर आपको ये प्रेजेंटेशन ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मेरा जो वे है प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट्स हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उतना बताते हैं जितने का यूज है, जितना आपको जानना चाहिए. दैट्स इट. उतना ही याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना है आपको. और याद रखने के बाद कितने तरह के वाक्य बनते हैं, जो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो हम आपको बताते जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन में, उसको आपको करते रहना है. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आप पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं देखने पे तो नेवर फॉरगेट टू लाइक इट एंड टू शेयर इट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इन पार्ट 2 of it.